नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज में लाइव एपिसोड लेकर आज आप लोगों के समक्ष आज का जो हमारा जो विषय है गांव शहर राजनीति। इस विषय में हम राजनीति पर चर्चा करते हैं, गांव के मुद्दों को हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज का विषय है कि किन्नौर में जो परियोजनाएं चली है तो वो परियोजनाएं क्या हमारे किन्नौर के लिए आज तक बेहतर साबित हुए, क्या परियोजनाओं से हम संतुष्ट हुए, क्या परियोजना जो आगे भी आने वाली है उसे हमें स्वीकृति देना चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर हमारे साथ अतिथि आज जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विशाल नेगी जी, वाइस प्रेसिडेंट यूथ सोसाइटी सांगला से, और हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट नव रंग युवक मंडल खादुरा से, और हमारे साथ जुड़े हैं श्री शांता कुमार नेगी, जिला परिषद पूर्व से। अब जानेंगे इनसे हम कि किन्नौर में जो परियोजना रही है और जो आने वाली परियोजना है वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। तो अतिथि हमारे साथ बैठ चुके हैं और उनसे हम आप लोगों से रूबरू करवाते हैं। नेगी जी नमस्कार जी। नमस्कार नेगी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप एमसीएन पेज के साथ आप जुड़ चुके हो आप? श्री शांता कुमार नेगी जी ये पूछे है, शायद सिग्नल की दिक्कत है, क्योंकि मुझे दिन को कहा था कि सिग्नल की दिक्कत रहेगी। चलिए, अगर उनको वॉइस आता है और सुनाई देते तो हम उनसे सबको मेरा परिचर्चा नमस्कार। करेंगे। जी जी। सर, आपका आज का परिचर्चा है किन्नौर के अंदर में जितनी परियोजना है उससे क्या लोग संतुष्ट है या नहीं है, इस पर हमने परिचर्चा करना है। तो अभी हमारे बीच में और अतिथि जुड़ेंगे तो उनसे उनसे उनको भी मंच में लाते हैं। विशाल नेगी जी, आपका मंच में स्वागत है। आपका माइक ऑफ है। जी, आपका माइक ऑफ है। विशाल जी, आपकी माइक ऑफ है या फिर आपका सिग्नल में दिक्कत है? हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। आ रही है आवाज। आपका नमस्कार स्वागत है सर। एमसीएन पेज में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज का हमारा परिचर्चा है किन्नौर के अंदर में जितनी परियोजना आई है और आने वाली है उस पर क्या हम संतुष्ट है, या आगे आने वाली परियोजना को हम क्या हमें स्वीकृति देना चाहिए, इसी पर परिचर्चा होगी। लेकिन अभी और अतिथि उनको हम जोड़ते हैं पहले। सुंदर नेगी जी, नमस्कार सर। आपका एमसीएन पेज में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आप दोनों हमारे पेज के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद किन्नौर के लिए। दोनों युवा नेता हैं अब अपने क्षेत्र के। विशाल नेगी जी वाइस प्रेसिडेंट यूथ सोसाइटी सांगला से हैं, और सुरेंद्र नेगी जी जो है प्रेसिडेंट नवरंग युवक मंडल खादुरा से है। तो दोनों हमारे मंच में आ चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या किन्नौर में परियोजनाओं से आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं है। तो सर, परिचर्चा चालू करते हैं। सुंदर जी, आप ये बताएंगे आप किन्नौर के परियोजनाओं से क्यों संतुष्ट नहीं है आप? सर, हमारे यहाँ पर अभी टीडोंग प्रोजेक्ट चला है और काशंग इंटीग्रेटेड भी चला है। इन दोनों में ही हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम मानते हैं कि ये देश हित में है और एनर्जी की बहुत ज़रूरत है राष्ट्र को चलाने के लिए, लेकिन इससे लोकल लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसमें इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। टीडोंग प्रोजेक्ट अभी ये नॉर्वे की एक कंपनी है, स्टेट क्राफ्ट के अंडर है। इसमें हाल ही में 50 मेगावाट बढ़ाया गया है। वैसे 100 मेगावाट का था, अब ये 150 मेगावाट का हो चुका है। इसमें ट्रांसमिशन लाइन हमारे रारंग पंचायत क्षेत्र अकपा और साथ अकपा से भी जाता है। इसका जो अपना मेन जो टनल बना है वो हमारे मोरंग और ठंगी के बीच बना है। वहाँ पर एक
मतलब ट्रिब्यूटरी बहती है सतलुज बेसिन की, उस पे बना है। और वहां पर भी काफी पेड़ कटे हैं, और हमारा इतना सेंसिटिव एरिया है, और हमारा जो आप जानते होंगे कि पीओ से ऊपर की तरफ किन्नौर का एरिया काफी रेतीला है, यहाँ पे इतने फॉरेस्ट डेंसिटी नहीं है। इतने फॉरेस्ट डेंसिटी ना होते हुए भी हमारे मतलब ट्रांसमिशन लाइन के लिए कम से कम अभी अभी अप्रोक्सीमेटली 3,000 तक पेड़ कटना है, लेकिन डाटा अभी पूरा कंफर्म नहीं आया है। इसमें दिक्कत यही है कि वो पहले बताते हैं कि आपके मतलब 71 पेड़ कटने हैं, अब फिर बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है, और इस पे कोई मतलब जो फायदा वो दे रहे हैं वो इतना जी लॉन्ग टर्म नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर पे भी काफी इससे प्रभाव पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ का। और हमारा जो रारंग पंचायत क्षेत्र के अंदर आता है खदरा गांव, ये तो वैसे ही रेत के टीले पे है, उसमें भूस्खलन होता रहता है अक्सर। जैसे हमारे विशाल जी हैं सांगला के, तो इनको पता ही होगा, जैसे हम सांगला में एंटर करते हैं तो रुतुरंग वाला एरिया जो है मतलब एग्जैक्टली वैसे ही है, मतलब उससे भी बदतर हालत है हमारे यहाँ पर। जी जैसे रुतुरंग में स्लाइड विशाल होता है जी, वैसे ही यहाँ स्लाइड होता है। विशाल जी, आपके एरिया में अभी लगभग 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मेरे को लगता है कि आपके एरिया में भविष्य में 5 प्रोजेक्ट की स्वीकृति है, टोटल 5 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो आपके एरिया में रोजगार का साधन है, रेता बजरी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप क्यों असंतुष्ट है इन परियोजनाओं से? सर हम कौन से नौकरियों की बात करते हैं सर? क्योंकि अगर हम मेन इंजीनियरिंग लाइन बोले, मेन टेक्नीशियन बोले, तो अभी हम उस कैपेबिलिटी, हेलो जी जी हेलो, जी जी एक्चुअल हम अभी उस कैपेबिलिटीज में है, उस कैपेबिलिटीज में अभी हम है ही नहीं। ठेकेदार जरूर लगते हैं, ठेकेदार के अंदर गांव के लेबर्स लगते हैं, वो सही बात है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पीरियड वर्क खत्म होने के बाद, लेबर लॉज ना लगने के बाद, फिर बाद में क्या होता है, उनको भी साइड कर दिया जाता है। ठेकेदार का काम खत्म तो वो लेबर्स भी खत्म। हाँ, ये जरूर है कि 1 2 3 4 5 लोगों को कुछ को नौकरियां मिलती है, पर वो भी उस लायक की नौकरियां नहीं होती है, क्योंकि उस लायक के हम इसमें हम भी है, क्योंकि हमारी हमारी एजुकेशन उसकी नहीं है कि हम उनके वहां पे लग सके। तो ये तो एक तरीके का भ्रम है कि आप क्या बोलते हैं कि आप कंपनी लगाओगे और गांव के लोगों को रोजगार दोगे। परमानेंट रोजगार आप नहीं दे सकते सारे लोगों को। दूसरी बात, आप डेवलपमेंट जनरेशन का पैसे की बात करते हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोकल सोसाइटीज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें भी हम बहुत सालों से देख रहे हैं। क्योंकि सांगला तो ऐसी जगह है, जेपी ने जब खोला था तो ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का इतना बड़ा डैम था जो पहला बना था ये। तो हम इतना बड़ा डैम होने के बावजूद भी, और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी देखते हैं रोजगार हमारे लोगों को नहीं मिला है, पैसा हमारे लोगों को नहीं मिला है, रिकवरीज नहीं हो पाई है। उल्टा जेपी ने क्या किया है, जेएसडब्ल्यू को 1.8 बिलियन डॉलर्स में बेच दिया। खुद तो वो चले गए, खुद तो उन्होंने पहले भी कमाया कंपनी से, बेचने के बाद भी कमाया, वो चले गए। अब जेएसडब्ल्यू आए हुए, जेएसडब्ल्यू भी कमाने के लिए आई हुई है कंपनी, तो रोजगार तो उनसे भी नहीं दिया जा रहा है। स्ट्रीम ओवरफ्लो में जितना भी रेत और सिल्ट इनको साफ करना पड़ता है, वो भी ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम से निकाल के आगे स्ट्रीम में नहीं बेच रहे हैं, उसको भी वो इकट्ठा करते हैं और फिर लोकल को ही बेचा जा रहा है। रिकांगपियो बेचा जा रहा है, रामपुर बेचा जा रहा है। उसमें भी हमारे लोगों को वो प्रावधान नहीं है कि हमारे पंचायत को मिल सके या कुछ हो सके, हमें खरीदना ही पड़ता है। तो कंपनियां तो ले दे के कमाई रही है, लेकिन लोकल क्या कर रहा है, लोकल अपनी जेब से देता है, वो अपने लैंड भी गवाता है, वो अपनी मनी भी लूज करता है जब तक कंपनियां रहती है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखोगे, हमारे लिए 1% का प्रावधान नहीं है, 50% कट का प्रावधान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही रेट से सर्कुलेशन में चले। गरीब आदमी भी वही दे रहा है, अमीर की तो चलो हम ज्यादा इसमें बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो वो है कि उसने अपना घर में रोशनी करनी है, वो अमीर है, उसका पैसा है, तो और बिल भी तेज हो जाएगा तो भरेगा। लेकिन हम देखते कि लोअर तबका क्या करेगा। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि जनता सभी देख रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी एक बहुत गंभीर विषय है सोचने के लिए। अगर आपका 100 यूनिट से ज्यादा होता है तो आपको 5 रुपए शायद ये चार्ज काट देते हैं। अभी मैं अभी इसी विषय पर आता हूँ। विषय ये नहीं है कि बिल इतना क्यों आ रहा है या क्यों मतलब आया। विषय ये है कि हर महीने बिल क्यों नहीं आता है। कारण ये है कि हाँ सर, वो तो जितना रेट देते हैं उसमें सरकार का फायदा है। मैं अपना कहता हूँ कि मेरा अभी बिल 17,000 आया, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कंज्यूम नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर 2 3 4 हजार जो चार्ज लगे हैं वो मुझे
वो लेट आने का जो लेट चार्ज मिला है उसका लगा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये चीजें बहुत कुछ समझने का है। चलिए आप कहिए सर। अच्छा सर, मेन प्रॉब्लम इसमें ये भी है, हम अगर डैम साइड्स देखें, अगर हम रोड की बात करें, जो ये हमारे को रोड की बात ये शुरू में लोगों को बड़ा खुश कर देते हैं कि हम डैम लेके आ रहे हैं, हम छोटी सी कंपनी 5 मेगावाट कंपनी आ रही है, 3 मेगावाट कंपनी आ रही है, हम आपको रोड खोल के देंगे। तो उसमें भी हमने ये चीज देखी है कि रोड भी इनको अपने टाइम तक के लिए, जब तक इनका अपना कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो जाता, अपना काम नहीं हो जाता, तब तक इनको रोड चाहिए। उसके बाद इनको रोड की मेंटेनेंस भी हम ये देखते हैं गवर्नमेंट पैसे से हो रही है। आप करछम देख लो, आप नाथपा रोड देख लो, आप हमारा सांगला अंदर आके देख लो, और हमारे जो भाई हमारे जो साथ जुड़े हैं, ये जो अपना टिडोंग साइड बोल रहे हैं, उस साइड की हालत देख लो, पांगी देख लो, आप क्या बोलते हैं आप, हमारा रल्ली देख लो, आप कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कंपनी हो और वहां पे रोड आपके मेटल हो और प्रॉपर हो। कंपनी जहां भी बैठी है, इनसे प्रॉपर रोड तक नहीं दिए जा रहे हैं। लोकल लोगों को पानी तक, ये पानी का वादा कर देते हैं कि हम आपको पानी देंगे फॉर इरिगेशन, फॉर ड्रिंकिंग, वो तक पूरा नहीं हो पाता है इनसे। उल्टा जो लोकल चश्मे हैं, हमारे ग्लेशियर्स है, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि सारा ग्लेशियर्स और सारा उसका इफेक्ट कंपनीज की वजह से नहीं है, ये कुछ और ग्लोबल वार्मिंग अलग लेवल की बात है, वो अलग चीज चली है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डैम स्टडी भी यही बताती है कि आपके प्रॉपर मिसमैनेजमेंट्स होने की वजह से, गलत जगहों पे बनने की वजह से भी ये हमारे लोकल रिसोर्सेज को, लोकल वाटर सप्लाईज को, ग्लेशियर्स को भी नुकसान दे ही रहा है कहीं ना कहीं। आप जंगलों की बात करो, ये हकीकत है कि आप शो करेंगे 100 पौधे लेकिन आपने काटने 500 है। आप वादा करेंगे कि हर साल हम हर साल 500 पौधे लगाएंगे, लेकिन आपसे 50 भी नहीं लगाए जाते। ये बहुत सारी हकीकतें जो हम कई सालों से देख रहे हैं। इसीलिए हम नहीं चाह रहे कि नई कंपनी आए, हम चाह रहे हैं कि पोटेंशियल अगर इनमें है तो आपके पास जितनी कंपनियां फिलहाल खुली है, नई कंस्ट्रक्शन में ना जाते हुए जो कंपनियां खुली है उनको प्रॉपर वे में रीचेक करके, उनको प्रॉपर वे में मेंटेन करके प्रॉपर वे में चलाया जाए, हमारे लोगों को रोजगार भी दिया जाए, हमारे लोगों की डेवलपमेंट भी की जाए, और हमारे एरिया का जितना नुकसान हुआ है उसको भी प्रॉपर एक बार पूरा एनालाइज किया जाए। नई कंपनियों को तो हम आने वाले 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद, जब हमारा किन्नौर, हम अपने किन्नौर को एक बार और नए सिरे से बचाने का मुहिम चलाएंगे, तो 15, 20, 25 साल बाद अगर हम कहीं सक्सीड हो जाते हैं तो कंपनियां तो आती रहेगी, हम कंपनियों की बात फिर दोबारा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि पुरानी कंपनियों से हमें मिला कुछ नहीं है, एंड नई कंपनियां क्या कर रही है, ये एंटर होती जा रही है। पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती इसमें। विशाल जी, इसमें दोषी कौन है, हम गांववासी या फिर हमारे यहाँ के नेता जो सरकार चलाती है? मेरा कहना है कि लोकल नेताओं का ज्यादा वो रहता है, लोकल नेताओं का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, और लोकल नेता के हाथ में ही सब कुछ होता है। क्योंकि मैं अगर एक अपने प्रधान को चुन रहा हूं अपने गांव में, हमने सांगला में प्रधान चुना है, तो वो पूरे सांगला को रिप्रेजेंट करता है। उसी के पास हाथ में, उसी के पास बहुत सारी पावर्स है, वो आगे नेताओं से मिलेगा, उनसे चर्चा करेगा, उसको सब पता है क्या होने वाला है। अगर वो सही तरीके से गांव वालों के साथ मिल के करे तो क्यों नहीं, लोकल पार्टीज क्यों नहीं कर सकती है, लोकल नेता क्यों नहीं कर सकते, रोक सकते हैं कंपनियों को। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूं कि मैं अगर कांग्रेसी हूं और मैं अपने घर के काम के लिए अगर मैं खड़ में घुसता हूं और रेत निकालता हूं, तो किसी बीजेपी वाले को प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेंट लगा देता है मेरी, वहां मेरे पे खनन की बात होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों पार्टीज मिलके कंपनी को नहीं रोक पा रही है, कंपनी रेत निकाल रही है और हमारे को बेच रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है, दोनों पार्टीज के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और रेत खरीद रहे हैं, लेकिन आपस में गांव वाले लड़ रहे हैं, पार्टीबाजी वहां चला रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है कि हम एक दूसरे को फंसा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो बाहर से आए हुए हैं ना, उनको हम मजे करने दे रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। एक बात ध्यान में लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ किन्नौर की जनता देख रही, तो उन्हें पता होना चाहिए, और मैं ये भी कहना चाहूंगा उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मैं क्लियर कैसा कह रहा हूँ, आपने देखा कि जो करछम मंगतू प्रोजेक्ट है, जिसका पावर हाउस आपका करछम में बना है, तो जिंदल ने, मतलब JSW था, तो उसने अपनी परियोजना को बचाने के लिए हाइट तक, टॉप तक जो है उसने कंक्रीट किया है, मानते आप? लेकिन जो आपका सांगला करोड़ डैम के साथ है, जो बहा गया था, उस पर जो है हर सालाना मेंटेनेंस होता है, उस पर कोई कंक्रीट नहीं किया जाता। कितनी शर्म की बात है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही चीज है जो 300 मेगावाट बैठी है, 300 मेगावाट जनरेट कर रही है, जेपी से JSW के हाथ में चले गई, उसके बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहा है उनसे।
वो मतलब 1 रुपए ढंग से लगाने को तैयार नहीं है, और सरकारी बजट वहां लगा लगा के पैसा वेस्ट हो रहा है। एक तरीके से सरकारी पैसा भी वेस्ट किया जा रहा है और एक तरीके से कंपनी को मजे भी करने दिया जा रहा है। और इफेक्ट कौन हो रहा है? लोकल कम्युनिटीज, लोकल लोग इफेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे। हमारे को रिस्क है, हर दिन हर पल पल का रिस्क है कि हमने अपने काम के लिए बाहर निकलना है, और जब उस रोड को यूज करना है तो कुछ नहीं कह सकते कब कहां से कुछ आ जाए। तो हम रोज रिस्क पे ही जी रहे हैं। उस रोड पर किसी सरकार की नजर नहीं है। सामने ही कंपनी का डैम का पानी गिरता है और वही कंपनी हमारे किन्नौर में राज कर रही है, वहीं हमारे नेता चलते हैं, लेकिन उस रोड पर कोई काम नहीं करेगी। लेकिन डैम अगर नीचे पावर हाउस बचाना हो, वांगतू में अगर पावर हाउस बचाना हो, तो कंपनी साइड तक जो है कंक्रीट लगाएगी। कितनी शर्म की बात है। हमारे बिल्कुल नेताओं सर, को आंखें बिल्कुल सर। नहीं है, उन पर शिकंजा नहीं कसते हैं। इसलिए ये शायद हमारी मैं ये कहता हूं कि हमारे जो चुने हुए नेताओं की गलती नहीं है, हमारे स्थानीय जो नेताएं होते हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर हाँ जी। चुने जाते हैं, ये सब उनकी गलतियां हैं। लेकिन बिल्कुल और सर। किन्नौर को जागना होगा। विशाल नेगी जैसे बहुत सारे हमारे वॉलंटियर जो है किन्नौर में तैयार हो गए हैं, तो आते हैं हमारे सुंदर भाई जी के पास, उनसे हम जानेंगे सुरेंद्र जी से। तो सर, आपकी जो एरिया में जो टीडोंग परियोजना है और आपका जो काशंग प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको इफेक्ट क्या हुआ, क्या मिलता है इफेक्ट, किस प्रकार का इफेक्टेड हुआ? कहने का मतलब ये है कि सरकार कहती है कि परियोजनाएं नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, तो क्या विकास रुक रही है? परियोजना तो बन गई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये टीडोंग के केस में ऐसा है सर, टीडोंग बना है जंगी और ठंगी और आपके मुरंग के बीच में जो खड़ बहता है उसमें, और इसका ट्रांसमिशन लाइन बिछना है हमारे एरिया से। अब इसमें हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं। अब जैसे विशाल जी कह रहे हैं, इनमें भी पेड़ों की संख्या कोई इन्होंने प्रॉपर अभी तक बताई नहीं है, जबकि इस टीडोंग प्रोजेक्ट को आए हुए काफी टाइम हो चुका है। टीडोंग प्रोजेक्ट भी पहले एनएसएल कंपनी के हाथ में थी, उसके बाद इन्होंने आगे नॉर्वे की कंपनी है स्टेट क्राफ्ट करके, उनको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया था ये। अब उसमें जब भी ग्राम सभा होता है तो उसमें ये अभी तक डाटा नहीं दे पाए हैं कि कितना पेड़ कटना है एग्जैक्टली। ये तो हो गई आपकी टीडोंग की बात। काशंग के इसमें भी हमारे को काफी लड़ झगड़ के इफेक्टेड एरिया में आना पड़ा है, जबकि हमारे को इफेक्टेड एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया था इसमें, हमारे रारंग पंचायत को। और टीडोंग के केस में भी यही हुआ है कि हमारे को इफेक्टेड एरिया में नहीं लाया गया था, जबकि ट्रांसमिशन लाइन हमारे यहाँ से जा रहा है। और अभी प्रपोज प्रोजेक्ट है एक हमारा जंगी ठोपन प्रोजेक्ट, जो पहला जंगी ठोपन पवारी था। जंगी ठोपन पवारी प्रोजेक्ट पहले काफी मतलब 10-15 सालों से ब्रैकल कंपनी, रिलायंस वगैरह इस तरह की प्राइवेट कंपनियां आई और चली गई, उन्होंने अभी तक कुछ काम नहीं किया। बट अब ये गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया है एसजेवीएनएल को। अब एसजेवीएनएल ने भी अभी इसे जंगी ठोपन पवारी की जगह जंगी ठोपन कर दिया है, और ये 804 मेगावाट का है। और इतनी बड़ा प्रोजेक्ट, और हमारे एरिया को, एक सिंगल एरिया को आप 3 बार अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमारा तो मतलब संविधान में जो जीने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत, मतलब वो भी छीना जा रहा है हमारे से। ये हम किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे। विशाल जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, एमओयू में सब साइन किया होता है, सारी चीजें उसमें दर्शाई गई होती है कि गांव वालों को ये बेनिफिट होना चाहिए, इतने रोजगार होना चाहिए, इतना स्कूल खुलना चाहिए, स्वास्थ्य खुलना चाहिए, लेकिन बाद में वो हमारे को लड़ना पड़ता है, लड़ के हक लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? सर मैं यही तो आपको पहले कह रहा था कि वो एजुकेशन और वो चीज फिर हमारे लोगों के पास अभी नहीं है। पहले कंपनियों के टाइम में तो बहुत कम थी। आज भी जो इंजीनियर्स और जो कोई टेक्नीशियन तैयार हो रहे हैं वो फिलहाल तैयारियां कर रहे हैं और बाहर है। तो कुल मिला के बात यही हो जाती है कि कंपनी धोखा देती है। कंपनी बोलती है हम लग जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो देंगे कैसे जब हमारे पास वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि हम बाद में फंस जाते हैं, लोकल ही फंस जाते हैं, क्योंकि लोकल का कैपेबिलिटी नहीं होती है तो वो लेंगे नहीं उसको। तो ये सारे की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इस तरीके से गुमराह किया, और हमारे लोकल नेता जो है वो लोकल नेता इस पे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि भाई तुम गुमराह कर रहे हो। उनको तो हमको गाइड करना चाहिए लोकल लोगों को कि आप लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, भाई नहीं मिलेगी आप लोगों को नौकरियां। दूसरा लोकल ये नेता देखने में आया है, मैं आप लोगों को शायद आप लोग भी नॉलेज में, दूसरा ये देखने भी आया है, छोटी कंपनियां आती है तो जो है वो देती जरूर है, लेकिन एक चीज और देखने भी आया है कि यहाँ पर जो है जो लोकल ठेकेदार भी हमारे जो लोकली बनते हैं, उन्हीं वजह से जो कंपनियां आसानी से काम कर लेती है, क्योंकि हमारे बिल्कुल लोग सर, ही ये भी आपने काम देते हैं और आसानी से काम होता है। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बात की सर। ये हकीकत है कि लोकल नेता और लोकल ठेकेदारों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कंपनियों को आसानी होती है,
क्यों? और ये जो एक बात बोलते हैं ना, ये फैक्ट बात है, जैसे हमारे हिम जागृति मंच के हमारे RS नेगी जी है, उनकी भी एक वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि बड़े लेवल पे कुर्सी पे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है कि हाइड्रो इज अ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, पर ये वायलेशंस के साथ चल रही है, इस वजह से क्लीन एंड ग्रीन ये रही नहीं है। तो क्यों ना इन पे एक इंस्पेक्शन बिठाई जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बत्रा का, जो हमारे पास बत्रा है, बत्रा कंपनी है, इनके साथ हुआ था 1% जनरेशन का हुआ था। एक टाइम पे एग्रीमेंट बना था कि हर साल ये 1% जनरेशन का देंगे, प्रॉफिट रेशियो पे देंगे ये हमारे को। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कंपनी बनने के बाद चलने पे प्रोसेस हो गई, और 3 से 4 साल ये लगातार हमारे को यही बोलते रहे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और ये लोकल लोगों के लिए इतनी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सीए तो है नहीं है कोई पड़ा हुआ जो उनके अकाउंट्स को चेक कर ले और वो गड़बड़ी पकड़ ले। तो हम वहां भी रह गए। तो यानी कि 3-4 साल तो कंपनी ने वैसे ही मजे कर लिए, फिर थोड़ा सा दबाव लगा कि उसको ट्रांसफर किया गया एज अ जनरेशन मनी, वो फिर आना शुरू हुआ एज अमाउंट, कभी 3 लाख कभी 4 लाख वो आता था। पर वो भी एक बड़े एरिया में, जहाँ सांगला जैसी पॉपुलेशन होल्ड होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो डेवलपमेंट कर सकती है 3-4 लाख रुपए। उतना तो पंचायतों में ज्यादा मात्रा है, सरकारों में ज्यादा पावर है, सरकारें बहुत पैसा देती है। अगर पंचायत सही तरीके से पैसे मांगे, सही तरीके से उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाए, तो लोगों के लिए रोजगार ही रोजगार जनरेट होता है गांव के अंदर ही। हमें नहीं है बाहर की कंपनियों की जरूरत, अगर समझा जाए तो। पर फिर भी ये कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है कि देश के लिए करना पड़ेगा, देश के लिए फलाना ढिंगा लेना देना, तो उन चक्करों में हमारे लोग बहुत फंस जाते हैं। और लोकल नेता सपोर्ट। 2006 में GSW मतलब जेपी कंपनी आई थी और बनाकर चले भी गई, लेकिन 1% रॉयल्टी हमारे जो पगराम एरिया को अभी तक नहीं मिला। इसका भी मुख्य कारण है हमारे स्थानीय पंचायतों की कमी रही है शायद। तो अच्छा, रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन जितने भी परियोजनाएं बनी है, तो क्या यहाँ किन्नौर के लोगों को रोजगार मिला नहीं है क्या? कुछ को मिला है सर, हम ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, रोजगार जरूर मिला है। बट हम क्या 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 परसेंटेज कह सकते हैं? 1%, 2%, 3%, 4%, एंड 100 में से व्हाट इज 3%, 4%? कुछ नहीं हुआ। यानी कि आप एक गांव में 4 लोगों को लगा रहे हो, बाकियों को आप लगा नहीं पा रहे हो, तो फिर उस कंपनी का हमने करना क्या है? 4 लोगों को तो हम बोल तो रहे हैं कि पंचायत के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज है, टूरिज्म है हमारे पास सेब है, हमारे पास MSME के थ्रू छोटे लघु उद्योग चलाने का मादा है, बहुत कुछ है सरकारों के पास जो हम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 4 लोगों या 5 लोगों को नौकरी देने के लिए इतने बड़े एरिया में कोई कंपनी 5 मेगावाट 3 मेगावाट और मतलब 200, 300, 100 मेगावाट्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि सही है, खासकर ऐसे टेरेन में जहां पे आपकी हाइट बढ़ती जाती है 2000 मीटर, 2100, 2200, 2300, 2400। तो हम इतना ऊपर जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि डैम सरवाइव करेगा। हम बहुत गलत है। हमारे को 2000 मीटर से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है अगर डैम्स बनाने। जो पुराने बन चुके वो बन चुके हैं, उन्हें मेंटेन किया जाए। कृपया करके ऊपर वाले डैम्स मतलब ऊपर साइड्स की ओर जाना ही नहीं चाहिए, अपर किन्नौर की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, और हमारी साइड भी अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाइट हो जाती है अब हमारी, और हाइट में ये अलाउड नहीं है इतने बड़े डैम्स। हाँ, छोटे जो प्रोजेक्ट्स है ये बोल रहे हैं कि नहीं होते, हमने भी पढ़ा है, हम मानते हैं नुकसान नहीं होता है, पर हम बोल तो रहे हैं वायलेशंस मत करो। वायलेशंस कर रहे हो तभी तो नुकसान हो रहा है। आप विदाउट वायलेशंस किया होता अगर आपने काम, तो हम आप लोगों को क्यों रोकते? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। हम नहीं चाहते कि कोल में जाएं, पॉल्यूशन होगा। हम नहीं चाहते पेट्रोलियम में जाएं, पॉल्यूशन होगा। हाइड्रो इज अ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, पर अब पुरानी कंपनियों को एक बारी क्लीन एंड ग्रीन साबित करना होगा। तब तक हमारे को नए प्रोजेक्ट्स नहीं देने हैं। किन्नौरों को ये समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोग पुरानी कंपनियों को सुधारने की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हम क्यों नई कंपनियों को, हम क्यों ये बोलते कि नई कंपनी आ रही है यार ये दे देंगे, देते हैं नहीं है वो भी बाद में। फिर हम उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि देंगे, पर वो देते हैं कभी नहीं है। और सांगला तो वैसा होता जा रहा है, हाइड्रो हब होता जा रहा है। 3 प्रोजेक्ट्स पहले ही चल रहे हैं, 2 कमीशन पे बैठी हुई है और 1 आने वाली है। और हैरानी की बात है कि छितकुल टेरेन में भी 5 मेगावाट की 3 मेगावाट आई थिंक येती प्रोजेक्ट आ रहा है वहां भी। तो ये बहुत हैरानी की बात है, तो बॉर्डर एरिया है। सरकारें कहाँ लैग कर रही है, कहाँ नॉलेज की कमी हो रही है, मुझे समझ नहीं आता है कि आप ऐसे रिस्क कैसे ले सकते हैं किसी एरिया में। ये परियोजना है, पहली बात तो ऐसी कागजों पे पास हो जाती है, ये वहां पर सर्वे होता नहीं है। जैसे इसमें होता है EIA असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो असेसमेंट भी पूरी तरह से होता नहीं है। अब हमें FM में बताया था, रेडियो पे हमें ये अलर्ट दिया जाता है हमेशा कि हमारा जो किन्नौर या फिर हमारा हिमाचल एरिया है भूकंप जोन 4 और 5 में आता है। फिर भी मतलब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, इतने टनलिंग की जाती है, उस टाइम ये मतलब सेंसिटिविटी नहीं होती है।
ऐसा क्यों होता है? अब कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है कि लोकल लोग भी जागरूक नहीं है। पहली बात तो आप अगर डैम के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डैम का भी एक लाइफ स्पैन होता है। 50 या 60 ईयर के बाद डैम को डिकमीशन करना पड़ता है आपको, मतलब डैम तोड़ना पड़ता है, नेचुरल फ्लो चलाना पड़ता है पानी का। और ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है, अमेरिका जैसे मतलब कंट्रीज में ये डैम्स हटाए जा रहे हैं क्योंकि इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। अब वो जा रहे हैं अल्टरनेट सोलर पे या विंड एनर्जी पे जा रहे हैं। अभी इंडिया में ऐसा है कि ये अब हाइड्रो में जा रहे हैं हम। अभी तक जो बन चुके हैं, जैसे विशाल जी कह रहे हैं, अब हमें उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने चाहिए। और खास करके ऐसे यहाँ किन्नौर वाले एरिया में, अब यहाँ हमारे यहीं पर 804 मेगावाट का एसजेवीएनएल का ये प्रपोज्ड है। अब इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप यहाँ विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा एरिया कितना सेंसिटिव है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे रारंग पंचायत में, रारंग एरिया हमारा डांग के ऊपर है, इसके नीचे से हमारा NH5 कहें या NH22 आता है। इसके मतलब चौड़ाई के लिए अभी मतलब ब्लास्टिंग होते थे, मतलब 2 साल पहले, मतलब उस अंधाधुंध ब्लास्टिंग होता था और इंटेंसिटी वो ज्यादा यूज करते थे ब्लास्टिंग की। उस ब्लास्टिंग से क्या हुआ कि हमारा रारंग गांव का जो अपना नेचुरल जल वो है, रिसोर्स है पानी का, वो रिस गया, पानी कम आने लगा। उसके बाद हमें सड़क पे उतरना पड़ा। सड़क पे उतरने के बाद यहाँ पे OC या आर्मी वाले आए, तब जाके उन्होंने उस ब्लास्टिंग की इंटेंसिटी को कम किया। अब आप समझ सकते हैं कि वो सड़क पे ब्लास्टिंग होने से आपके पानी का रिसोर्स कम हो रहा है, तो टनलिंग होगा तो क्या होगा यहाँ पर। फिर भी ये पास किया जा रहा है। अब हमारे कल्चर पे भी काफी इम्पेक्ट पड़ेगा। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हाइड्रो 2 तरह का होता है। जैसे पुराने होते थे आपके रिवर साइड पे मतलब डैम बनते थे और वहीं पर पावर जनरेशन होता है। अब ये होता है रन ऑफ रिवर करके, मतलब आप पानी के फ्लो को यूज करके अपना ये पावर हाउस कहीं दूर बनता है। अब इसमें हमारा जंगी में डैम बनना है और ठोपन में पावर हाउस बनना है। अब हमने झांसा तो ये देते हैं कि रन ऑफ द रिवर बेटर है, लेकिन उसमें भी अफेक्ट तो करना ही है हमारे इतने सेंसिटिव एरिया को। और हमारा एक ग्लेशियर, जैसे हमारे विशाल जी ने कहा कि ग्लेशियर इतने रिसीड क्यों कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में भी कभी कहीं ना कहीं इनका वो है, मतलब कंट्रीब्यूशन है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का भी। रतन जी ऐसा है हमारे विशाल और रतन जी, मैं ये कहता हूँ हमारे किन्नौर में कम से कम 20 के करीब छोटे मोटे प्रोजेक्ट है, कुछ चल रहे हैं, कुछ ने चलना है, और बड़े प्रोजेक्ट 3-4 है। तो सरकार कहती है कि प्रोजेक्ट चलेंगे तो रोजगार होता है, रोजगार मिलेगा, और शिक्षा आदि में ये खर्चा करते हैं, मेडिकल में खर्चा करते हैं, और स्वास्थ्य में, पर्यावरण में खर्चा करते हैं, और CRS का पैसे खूब दबा के देते हैं। क्या ये सच है? अच्छा, विशाल जी ने अभी जैसे बताया था इन्होंने कि हमारे पास वो एजुकेशन ही नहीं है कि जिसके बेस पे हम कंपनी में काम कर सके। और ये बहुत सही बात है और फैक्ट बात है। और कंपनी का लाइफ ही कितना होता है, उन्होंने हमें जॉब ही क्या देना है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। वो तो बस ये झांसा है कि ताकि वो हमसे मतलब NOC या इस तरह से कुछ ले सके। और बाकी रोजगार के अलावा दूसरी चीजों में भी ये हमें कुछ ज्यादा फायदा दे नहीं पाते, इनकी बस वो बातें ही रह जाती है। CRS में ये पैसा देती है पंचायत को स्कूलें बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, सड़कें, लाइटें, बिजली, पानी के लिए। फायदा तो है ना। सर जहां तक मुझे नॉलेज है, CSR का पैसा कंपनियों में ऐसा है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। जरूरी नहीं है CSR का पैसा एक ही जगह वो इन्वेस्ट करे जहां अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि CSR का अभी यहाँ, जबकि SJVNL का कुछ अभी बना ही नहीं है। अभी हमारे मूरंग में एक स्किल डेवलपमेंट का चला हुआ है, प्लम्बिंग का। अब मतलब वो SJVNL डिसाइड करेगी या मतलब कोई कंपनी डिसाइड करेगी हमें कौन सी स्किल चाहिए। हमें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्किल चाहिए, हमें कुछ दूसरी स्किल चाहिए। वो हम बताएंगे उनको कौन सी स्किल चाहिए कि वो बताएंगे हमें कौन सी स्किल चाहिए। एक सवाल आया हुआ है माला नेगी मथस का, यहाँ तो जॉब भी पॉलिटिशियन आते हैं, वही सभी अपने फायदा देखते हैं, मतलब अपने अपने को लगाते। क्या ये सत्य है? कई हद तक सच है सर, इन चीजों में भी। ये होता ही ऐसा है सर। अब मैं नेता हूँ, कंपनी को आने दे रहा हूँ, मुझे पता है कि कंपनी नहीं आने चाहिए, फिर भी मैं उसको आने देता हूँ, तो उसमें जो लगेंगे वो मेरे ही लगेंगे। वो नेचुरल हो जाती है वो बात। पर अब वो डिस्प्यूट नहीं है, वो डिस्प्यूट वो सब अपने लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं, वो मानते हैं। मेन डिस्प्यूट ये है कि क्यों हम बार बार ये हर चीज हमारी आंखों के सामने हो रही है, हमारे लोकल नेताओं के सामने हो रही है, सब हमारे सामने हो रहा है, फिर भी हम क्यों अनदेखी कर रहे हैं, ये समझ के बाहर हो जाती है बात। जो लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोज ना आए, उनका भी साथ नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और ये जो नेता लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो हम बोल तो रहे एक बार दोनों मिल के एक बार इंस्पेक्शन तो करो। नीचे आप लोग नाथपा से शुरू हो जाओ और ऊपर तक हर प्रोजेक्ट को देखते हुए चलो आप।
आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों से तो पानी तक नहीं छोड़ा जा रहा। जो 25% आई थिंक, मैं शायद गलत ना हूं, पर जो 25% रिवर स्ट्रीम पे आपको छोड़ना हाँ पड़ता है जी, पानी आपसे, वो भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कराएंगे? आप तो एक नदी को सुखा रहे हो। जो निर्जीव था वो एरिया, उसको पानी मिलने की वजह से वहां जीवन तैयार हुआ, लेकिन आपने तो सारा पानी रोक दिया और आगे स्ट्रीम में फ्लोरा फोना या एनिमल्स कुछ भी है वो सब खत्म कर दिया आपने। सर आपसे यहाँ तो देखने में पानी तो तक आता नहीं है, छोड़ा जा रहा है उदाहरण ना। उदाहरण उदाहरण ये भी तो है, आपका सांगला का रोड देखिए ना सर, बिल्कुल बिल्कुल। उदाहरण ही तो आपका सांगला का रोड वहीं दिखता है, वहीं चकाचौंध से चमका हुआ वो डैम बना है, और वहीं आपका जो आम जनता का रोड, पूरा सांगला वैली का रोड, वो खस्ता हाल है पूरा, हर साल मेंटेनेंस करना पड़ता है सरकार को। मैं तो यही मानता हूँ सर, बिल्कुल जैसे भी सर, आप बिल्कुल। कहीं किसी गांव को विजिट करते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताता है कि गांव कितना डेवलप है। वहाँ का ये नहीं बताता कि कितने लोग जॉब करते हैं। अब आप संगला का एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब किसी भी गांव में देखें, हम किन्नौर में लोग बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे बहुत जॉब नौकरियां करते हैं, लेकिन अब गाँव देखेंगे सड़कों का हालत खस्ता है, मतलब वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप सोच सकते हैं कंपनियां अच्छा क्या करेगी हमारे लिए, हम खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे। विशाल जी, मैं आप दोनों को एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा, उसी रचना से हम सारी बिल्कुल चीजों को बिल्कुल। बाहर निकालेंगे। एक कविता सुनाता हूँ। जी सर। कॉल आई थी मुझे। तो रचना है प्यारा किन्नौर हमारा। अब ये किन्नौर को ये कविता हमारे एक जो बहुत सुप्रसिद्ध जो है लेखक, रचनाकार और कवि है अर्जुन नेगी की, थोड़ी सी मैंने उसमें चेंज किया, मिश्रण किया है, उनकी और हमारी कहेंगे, लेकिन छोटी सी रचना है इसमें, प्यारा किन्नौर हमारा, इसी से हम थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे, ठीक है जी। ठीक है। कोठी की माँ चंडिका, थानंग का महेश, निचा त्रंडा देवी का भी हम पर है कृपा विशेष। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बसे सुंदर गांव, सापनी ब्रुआ सांगला महेश्वर जी चगांव। पूरा किन्नौर के बारे में है इसमें। कोठी की माँ चंडिका, थानंग का महेश, निचा त्रंडा देवी का भी हम पर कृपा विशेष। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बसे है सुंदर गांव, सापनी ब्रुआ सांगला महेश्वर जी चगांव। पियो कल्पा पांगी हरा भरा है गांव, यांगपा कापनू काश्रम महेश्वर जी कटगांव। पियो कल्पा पांगी हरा भरा है गांव, यंगपा कापनू काश्रिंग महेश्वर जी कटगांव। सभी देवी देवताओं के सब पर है कृपा विशेष, जगह जगह बुद्ध मठों का भी है सुंदर परिवेश, जगह जगह बुद्ध मठों का भी सुंदर परिवेश। प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर हमारा। आगे है, किन्नौर का साथी ये सतलुज हमारा, जिस पर बहुत सारी परियोजना बनाए हैं। किन्नौर का साथी ये सतलुज हमारा, भाभा और बासपा ने भी किन्नौर को संवारा। कभी कभी इन नदियों से हमने कहर सहे है, हाँ कभी कभी इन नदियों से हमने कहर सहे है, फिर भी हमारे जीवन इन्होंने ही संवारे हैं, फिर भी हमारे जीवन इन्होंने ही संवारे हैं। आजकल तो ये नदियां जो है नेताओं और कंपनियों को और हमारे जो स्थानीय नेताओं को संवार रही है, हमारे को नहीं संवार रहे। हाँ जी। छोटी सी है। आगे है, टोपी दोड़ू चोली का यहाँ श्रृंगार, टोपी दोड़ू चोली का यहाँ श्रृंगार, जन्नत से बड़ा है यहाँ का हर सार। रिब्बा अकपा कानम स्पीलो मोरंग सोनम का सुंदर नजारा, किन्नर कैलाश के दर्शन है बहुत प्यारा। स्पीलो मोरंग सुन्नम का सुंदर नजारा, किन्नर कैलाश का दर्शन है बहुत प्यारा। नाको ताबू पूट आशिगंग काजा और रंगरिक का सुंदर नजारा, प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर हमारा। आगे हम, आज बड़ी बड़ी परियोजना आने से किन्नौर के कोने कोने में भारी नुकसान हुआ है। आज बड़ी बड़ी परियोजना आने से किन्नौर के कोने कोने में भारी नुकसान हुआ है। नदी नाले और मौसम की मार को झेल रहे हैं, सरकारें सो रही है, प्रशासन मीडिया आज कहाँ व्यस्त है, कहाँ व्यस्त है। मेरा किन्नौर आज पस्त है, मेरा किन्नौर आज बिल्कुल अस्त व्यस्त है। प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर आज हमारा अस्त व्यस्त है और पूरा व्यस्त है। ये छोटी सी रचना थी। तो सर, तो क्या इस अभियान में हमारी सरकार के साथ साथ मीडिया ने भी अनदेखी की है किन्नौर के अंदर में? मीडिया तो सर कवर ही नहीं करती इन चीजों को। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट्री बना है, आप कवि हैं तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे। एक कविता है पीर हुई पर्वत, कुछ इस तरह से कविता है। जी अब वही हेडिंग दे के एक डॉक्यूमेंट्री बना है, उसमें किन्नौर को कैसा अफेक्ट कर रहा है वो सब कुछ दिखाया गया है। और जो जी पॉलिटिशियंस वाली बात कही आपने, उस पे भी एक कविता है, जी मतलब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब वो जी सिंहासन वो जनता की है, हमारी दी हुई है। हमारा भी जी कंट्रीब्यूशन, मीडिया का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें, हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर आदमी को आवाज उठाना चाहिए और मीडिया को भी इसमें कवरेज देना चाहिए।
कई चीजों में यहाँ मीडिया जगाने का हमें काम जो है, यहाँ जगाने का काम जो है मीडिया को होना चाहिए था। मीडिया ने जो है कवरेज या हमारे हाँ को जी, हाँ जी, सही तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं किया है। शायद कहीं न कहीं मीडिया पर भी सवाल उठता है, और साथ में हमारे जो स्थानीय जो पंचायतें थी उस समय जो है शायद इतने पढ़े-लिखे नहीं थे, जिस कारण जो है ये हमारे को भुगतना पड़ रहा है। अब की पंचायतें बहुत पढ़ी-लिखी है, शायद हमारे किन्नौर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी हम असंतुष्ट है। जो 1% रॉयल्टी के साथ जो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो हमारे को सरकारें कहती है कि कंपनियां दे रही है, तो क्या सांगला में हम आपसे ही पूछेंगे, सांगला में अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य पर कंपनियों ने कितना खर्च किया होगा, आप कुछ बताएंगे? सर जनरेशन मनी में क्या मिलता है वही तो आपको बताने की कोशिश कर। 3 लाख या 4 लाख रुपए मिलता है, उसको किसी साल एजुकेशन के लिए दे दिया, फिर दूसरे साल हॉस्पिटल के लिए दे दिया, तीसरे साल जैसे हमारे मित्र जी ने बताया ही था कि वो अपनी मर्जी से देते हैं चीजों के लिए। वो तो नेता के साथ, लोकल नेता के साथ मिली भगत में ले कि कहाँ लगाया जाए इस बार ये पैसा। जहां उनको प्रॉफिट महसूस हुआ, जहां उनको लगता है फायदा है, वहां पे उस पैसे को लगा दिया जाता है। अब ये भी हकीकत है सांगला में, जैसे जिस बच्चे के पीछे उस पैसे को लगाया गया, 1 साल उसने पढ़ा, 2 साल पढ़ा, तीसरे साल वो छोड़ के चले गया, तो आप वो भी कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। कहने का मतलब है हम कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम कौन सी हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना डॉक्टर्स है, ना अच्छे टीचर्स है, ना अच्छी फैसिलिटीज है, तो हम क्या मतलब वो पैसा भी हम वेस्ट ही कर रहे हैं। जो हमारे को पैसा दे रहे हैं ना, वो चाहे आपका 5 सेकंड कितना मेगावाट का है सर? सर ये 300 मेगावाट का है सर, तो क्या बट ये कागजी है। क्या सांगला में हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था है, जहां पर आपकी लैब की व्यवस्था हो, जहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, और क्या अच्छे स्कूल दिए हैं कंपनी ने? नहीं सर, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, मांगने पे इन्होंने कुछ क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए मशीनें भी दी है। अच्छा, फिर वहां पे गवर्नमेंट आ जाती है कि फिर उनसे एम्प्लॉयज कैसे नहीं भेजे गए। ये बात वही है, कई बार एम्प्लॉयज आते हैं तो वो मशीनरी नहीं है उनके लिए, जब मशीनरी कंपनी ने दे दी तो अब एम्प्लॉयज नहीं है। हॉस्पिटल मैं ये सांगला की तो बात ही नहीं करूंगा, अगर हम पूरे किन्नौर में देखें, रिकांगपिओ में भी अगर हम देखें तो एकलौता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो अगर वहां भी देखा जाए सारी फैसिलिटीज वैसी नहीं है, तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरीके से रिस्क पे ही जीने दे रहे हैं। इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, इतना सब कुछ है, ये लोग तो बाहर की कंपनियां इतना करोड़ों कमा रही है, और हमारे लोग सेब के पैसे से, अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं वो भी रिस्क पे है। कभी कुछ अपने परिवार को कुछ हो भी गया तो मैं इस पैसे का करूंगा क्या? मैं उसको देख सकता हूँ नजदीकी में, तो मेरे पास इलाज ही नहीं है कोई, मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा? मेरे को सबसे नजदीकी पड़ता है शिमला, या फिर मुझे चंडीगढ़ जाना है पीजीआई, तो वहां तक तो मेरा पेशेंट दम तोड़ देगा, तो मैं इतना पैसा कमा के भी कहाँ डालूंगा? खासकर ये तो मैं उन नेताओं के लिए, क्योंकि आज मैं ये बात कह रहा हूं तो कई लोग सुनेंगे और कई लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, और कोई नेता देख रहा होगा तो वो भी समझेगा कि नेता भी ऐसे पैसे को कमा के करेगा क्या? कभी उसके फैमिली के ऊपर कुछ बीत गया तो हेलीकॉप्टर तो है नहीं नेता के पास कि तुरंत पीजीआई ले जाएगा, जाना तो इन्हीं रोडों से है, तो कैसे वो अपने फैमिली को बचाने की सोच रहा है? इन हाइड्रो के दम पे कैसे बचाएगा वो? तो ये हकीकत है कि बस पैसा कमाया जा रहा है। मैं बताता हूँ महोदय जी, नेताओं को टेंशन इसलिए नहीं होता है, उनका बेहतरीन इलाज होता है, पहुंचते ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में पहुंचते ही उनके फोन जाते ही ट्रीटमेंट हो जाता है। परेशानियां तो हमारे को है ना। हाँ जी, हाँ जी। जी रतन जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपके जो टीडोंग प्रोजेक्ट है और काशंग प्रोजेक्ट है, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर गांव में कोई बेहतरीन काम किया है इन प्रोजेक्टों ने? नहीं सर, इसमें तो सर हमें सर हर जगह स्ट्रगल करना पड़ा है। सिर्फ हमें तो इसमें अफेक्टेड एरिया में घोषित नहीं किया गया था, हमें वो लट जगड़ के हम अफेक्टेड एरिया में आए हैं। इसमें सर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि आपको, अगर आप अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर नहीं है तो आपको कोई उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो हमें उस अफेक्टेड एरिया में आने के लिए लड़ना पड़ा है। अब लट जगड़ के जब अफेक्टेड एरिया में आए हैं तब जाके हमें कुछ फायदा मिल रहा है, वो भी मॉनिटरी, उस पे हेल्थ या उस पे अभी कोई पैसा अभी आया नहीं है, शायद वो लाड़ा है उस तरफ से आ रहा है। रतन जी, मैं एक चीज बताता हूँ, अफेक्टेड एरिया में आकर सुंदर क्या सर, बेनिफिट सुंदर, मिला, नाम मैं थोड़ा आपको गलत ले रहा है। बताता हूँ। हमारा एरिया में चगांव से हूँ, JSW के अंडर में आता हूँ, इफेक्टेड एरिया में आता हूँ। मेरे स्कूलों के जो मेरे बच्चे, हमारे को फीस दे के पढ़ाना पड़ता है, और जो हॉस्पिटल है वहां पर हमारे को जो है पेमेंट देना पड़ता है इलाज के लिए। तो क्या फैसिलिटी मिलता है अफेक्टेड एरिया को? नहीं सर, इस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं मिलता सर। हेल्थ में एक एसजीवीएल ने हमारे लिए यहाँ से एक एम्बुलेंस चलाई थी, वो भी किस काम किया है एम्बुलेंस? जब जैसे विशाल जी ने कहा कि बेसिक नीड से हमारे सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, आदमी
मतलब मरीज वहां तक हॉस्पिटल तक पहुंचते दम तोड़ दे, तो उस चीजों का फायदा क्या है? वो बस आपको ऐसा है कि ऊपरी तौर पे दिखा देते कि हम आपको फायदा दे रहे हैं, लेकिन असल तौर पे फायदा होना चाहिए ना वो सर, जमीनी तौर पे फायदा होना चाहिए, तभी तो उस चीज का महत्व है। फायदा तो चाहे आप 1 रुपए का हो भी, आप अगर सही ढंग से खर्च करते हैं, सही जगह खर्च करते हैं, तो फायदा काउंट होगा। अब आप उसे सिर्फ दिखावे के तौर पे करो तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। विशाल जी और रतन जी, सुनेगा कौन हमारी? यहाँ एक सवाल आया था कि किन्नौर में नेता है कौन? यहाँ अभी एक सवाल आया था कि है ही कौन? अभी हम जाएं किसके पास? सुनेगा कौन हमारी? बोलो। यहाँ है हृदय नेगी का सवाल है कि किन्नौर में नेता कौन है? फ्रैंकली कहूंगा तो आरएस नेगी जी बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, अगर इन्वायरमेंटलिस्ट के उससे देखा जाए और किन्नौर को बचाने के उससे देखा जाए फिलहाल तो। उसके अलावा तो फिलहाल आप खुद देखोगे कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं अब लूप होल में ऐसा फंस गई है कि 2-2 राजनेता हो चुके हैं, पार्टी यहाँ आपस में डिवाइड होती जा रही है। इनकी लड़ाई के बीच में गांव किन्नौर का भला तो नहीं हो पाना है। हाँ, अगर किन्नौरे समझें, किन्नौर के सभी वासियां समझे, तो हमारे पास अभी ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम आगे बढ़ाकर जितवा सकते हैं या उनका सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो पाए। कहने का मतलब है दोनों पार्टी को सबक सिखाने के लिए तीसरी पार्टी का जो है सपोर्ट करना होगा। ये कह सकते हैं हम कि मेरे हिसाब से थोड़ा तो ऐसा है कि हम कई जगहों पे हम इन्हें मतलब हमारे नेताओं को हमने ही ढीला छोड़ा है कहीं ना कहीं। ये मतलब कहीं भी आते हैं, विजिट करते हैं, तो हम सिर्फ सुनते हैं उनका भाषण, हम अपना कोई फीडबैक नहीं है, अपना कोई सवाल नहीं है हमारा, हम बस वहां जाते हैं, ताली बजाते हैं और आ जाते हैं। अभी जैसे अभी आने वाले इलेक्शंस है, उनमें भी ये आएंगे, चाहे आप पार्टी आज तीसरी खड़ी करो चाहे चौथी खड़ी करो, अगर जनता ढीली है तो वो नेता वैसे ही ढीला होगा। हमें हमारा प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि अगर नेता आता है आपके पास तो 50 मतलब आधा टाइम हमें चाहिए, हम बोलेंगे, आधा टाइम उनकी सुनेंगे, आधा टाइम हम बोलेंगे। जनता को भी सवाल रखने का मौका मिलना चाहिए, जनता को अपने मतलब हमें क्या क्या समस्या है वो सब कुछ बोलने का मौका मिलना चाहिए। विशाल जी बिल्कुल सही है, कहने का मतलब है हम तो दल बदलते रहेंगे और तालियां मारते रहेंगे, इससे हल नहीं होगा। हमारे लिए इन्हीं के बीच रहकर इन्हीं से सवाल करना पड़ेगा। हम कितने नेताओं को बदलते रहेंगे, कितने विकल्प ढूंढते रहेंगे, हमारे अपनी कमजोरी को ढूंढना पड़ेगा, हमारे ग्राम पंचायत के स्तर में जाना पड़ेगा, पंचायत लेवल में हमारे को कसना पड़ेगा, तभी सुधार हो सकता है। वरना तो आप चाहे तीसरी पार्टी बनाओ चाहे चौथी पार्टी बनाओ, इसका विकल्प किन्नौर में नहीं है, क्योंकि सीट हमारा एक ही है एमएलए, और मंत्री जो है मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कि किसकी बनती है सारी चीजें, तब करके हमारे को कुछ संघर्ष का नतीजा मिलता है। चलिए जाते जाते अभी हमारे पास 15 मिनट और है, तो रतन जी आप विस्तार से कहिए कि आपको अगर किन्नौर में परियोजना, ये जो परियोजना है, इनसे आपको क्या क्या एक सोच रखा है कि क्या क्या आप चाहते हो, और भविष्य में अगर परियोजना आती तो उनसे और क्या आप लेना चाहेंगे? पहले आपसे रतन जी। सबसे पहली बात तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अब किन्नौर में परियोजनाएं बननी नहीं चाहिए, और रही बात परियोजनाएं से हमें क्या लाभ लेना चाहिए, अब जो हमारी पुरानी परियोजनाएं हैं उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। उनमें सही तरह से पानी मतलब जहां हमारा रिजर्वायर बनाया गया है उससे आगे पानी कितना छोड़ा जा रहा है, जैसे विशाल जी ने कहा कि उसमें परसेंटेज डिसाइड होता है, तो उसमें 20% के आसपास पानी रेगुलर छोड़ा जाना चाहिए। मतलब जो भी अभी एग्जिस्टिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमें सही से काम करना चाहिए, और उनके जो सीएसआर का पैसा है वो किन्नौर में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, और एनवायरनमेंट के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और टूरिज्म के लिए। हमारे किन्नौर में अभी टूरिज्म और एग्रीकल्चर के लिए बहुत स्कोप है, हमें इसी पे काम करना चाहिए। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये नुकसान ही देगा और कुछ नहीं देगा। पहले और एक बात कहूँ, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हाइड्रो का फ्यूचर नहीं है अब, जहां तक मैं मानता हूँ हाइड्रो का फ्यूचर नहीं है, और कई मतलब डेवलप कंट्रीज में हाइड्रो बनना बंद हो चुका है। अब हमें इन चीजों को अब ज्यादा फोकस नहीं करके हमें अल्टरनेटिव एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, और एग्रीकल्चर टूरिज्म पे ही फोकस करना चाहिए। बाकी हमें अपना गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। मेन हमें पानी और सड़क की बात है, सड़क और पानी हमारा बेटर होगा तो हमें एग्रीकल्चर टूरिज्म सब में हेल्प मिलेगा। जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा विशाल जी, रतन जी, मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शायद टीवी में या कहीं, मुझे ध्यान नहीं है,
कि एक गांव ऐसा है जहां पर पूरा सोलर प्लांट जो है उनके प्रधान ने तैयार किया था। पूरे गांव को उन्होंने जो है सोलर प्लांट से जो है अपने ही बिजली तैयार की थी। उसके बाद उन्होंने सोलर प्लांट का ही बिजली तैयार करके उन्होंने बेच भी दिया और उससे जो एनर्जी का जो पैसे आता था हर गांव को मिलता था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे ही सबक जो है पूरे गांव वालों को लेना चाहिए। अब सोलर प्लांट का भी हमारे पास ऑप्शन है। हमारे को इन जी सर। चीजों में ना जाकर अपने आप परियोजना अपने एरिया में ही अपने आप डेवलपमेंट करें। जो बिजली परियोजना है सोलर प्लांट का, अपने आप गांव को ही इस पर निर्भर करना चाहिए कि हम खुद बनाएं, क्यों हम औरों को दें। तो चलिए, जी ये एक मेरा एक छोटी सी मैंने देखा था तभी मैंने रखा। तो विशाल जी, आपका क्या कहना है कि अगर ये जो आपने कहा कि परियोजना के बारे में अभी जो है, लेकिन अभी इनसे बहुत कुछ 1% रॉयल्टी हमारी निकली नहीं है और जो पर्यावरण का पैसे भी नहीं मिला है और जो जी सर। जो उचित वो हमारा जो आपका रेत बजरी ये फ्री में होना चाहिए था। आपका जो सांगला बेल्ट में तो फ्री होना चाहिए। बाहर अगर इफेक्टेड आता है करछम से लेकर उनको भी रीजनेबल रेट में देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस पर भी धंधा हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पंचायत प्रतिनिधि की या नेताओं की कमियां हैं? सर बिल्कुल दिखती बात है, ये लोकल नेताओं की और लोकल लोगों की ही कमियां हैं जिसकी वजह से कंपनी इतना रेत निकाल के हमको ही बेच रही है। लोकल नेता चाहे तो जाके उनको बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, तो वो क्यों क्यों करेंगे वो चीज। लेकिन वो बात है कि निजी फायदे और निजी किसी वजहों से कुछ ना कुछ कारण होने की वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही है। और इफेक्ट कौन हो रहा है? आम आदमी हो रहा है। बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। आम आदमी की जेब खाली हो गई है जब से कंपनियां ने एंट्री मारी है ना। किसी की जमीनें चले गई, किसी का कुछ चले गया, किसी का कुछ चले गया, तो फायदा तो किसी को मिला नहीं है, नुकसान ज्यादा करके जा रहे हैं ये लोग। और नई से नई कंपनियां लाने का मतलब तो आप वायलेशन कर रहे हो। आप ट्राइबल लॉस का भी, हम क्यों ट्राइबल, हमारे लोकल नेता और हमारे बड़े नेता क्यों ट्राइबल लॉस की बात नहीं कर रहे हैं? हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारे किन्नौर में किसी ने हमारे लिए इतना बड़ा लॉ लाया था ताकि बाहर वालों की गुलाम ना हो जाए हम। और आज हम क्या कर रहे हैं? उन ट्राइबल लॉस के होते हुए भी गुलामी ही कर रहे हैं, कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं हम। तो क्यों वायलेशन कर रहे हैं हम इतने बड़े लॉस की? हमें तो उस लॉस के साथ चलना है, उस लॉस को बचाना है ताकि हमारे भविष्यों को भी काम आए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए ये लॉस। हम अब टूरिज्म, जैसे हमारे मित्र जी ने बोला, हमारे साथी ने बोला कि टूरिज्म और एप्पल पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? यही तो हमारे भविष्य के लिए है। हमारे बच्चे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए टूरिज्म और सेब ही तो है। हाइड्रो के दम पे थोड़ी जी पाएंगे हमारे भविष्य भी। कितनों को नौकरियां, हमको नौकरियां नहीं दे पा रही है हाइड्रो, तो कैसे वो आने वाले भविष्य को चला पाएंगे? और टूरिस्ट भी आएगा तो टूरिस्ट में हैरानी होती है, टूरिस्ट खूबसूरती देखने आ रहा है। कल को इतने हाइड्रोज हो जाएंगे तो वो कंस्ट्रक्शन देखने नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन से ही आ रहा है वो। उसने नीचे इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन देखी है कि वो वादियां देखने आता है, बर्फ देखने आता है। वो शांति के लिए आता है। लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं उसको? वही रिस्क वाले रोड, वही कंस्ट्रक्शन वर्क, हार्ड कंस्ट्रक्शन। मतलब वो भी देखते हैं और वो सोचते हैं कि वायलेशन हो रही है और आम आदमी बुरी तरह से इसमें पिसता जा रहा है। तभी हम अगेंस्ट में है कि हमारे को नई कंपनियां तो खिलाफ है। और मैं किन्नौर के यूथ से बहुत आग्रह करूंगा कि आप लोगों को अपने अपने गांव में स्टैंड होना ही है। अब यूथ जी स्टैंड नहीं होगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कहानी को चेंज नहीं किया जा सकता। जी विशाल जी, मैं और रतन जी एक मेन चीज बताऊंगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आप थोड़ा माइक देखिए, रोजगार के लिए भी ये यस कहेंगे, रेता बजरी के लिए भी आपको यस कहेंगे और आपका जो इन्वायरमेंट में जो आप टूरिज्म के लिए भी यस कहेंगे। बहुत चीजों को लिए आपको यस कहेंगे, आपको हमारे को गुमराह करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मना नहीं करेंगे, इस हमारे को गुमराह करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, और आपने ये देखा होगा कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, हमारी ही बिजली को वहां पर सब्सिडी में फ्री में दे रहा है और हमारी ही बिजली यहाँ पर हमारे को जो है आज 15-15, 16-16 हजार रुपए में हमारे को पेमेंट करना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। तो ये जो बिजली का कुछ यूनिट जो है फ्री, इसके लिए अगर यस भी करेंगे तो कहने का मतलब है मुकर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब वो सबके लिए होगा। अगर एक कुछ यूनिट बिजली आपकी फ्री होती है तो वो एक आम आदमी के लिए भी होगी। रोजगार तो सिर्फ किसी एक का होगा ना। लेकिन इसमें अगर मान लेते हैं कि गरीब आदमी का बिजली फ्री होता है तो सबके लिए, तो हमारे को पहला अभियान तो बिजली को फ्री करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेता और जो भी विपक्ष के नेता फ्री फ्री का चिल्लाते, फ्री फ्री चाहिए,
हमारे ही एरिया से ही बना हुआ है। 18-18 किलोमीटर का टनल बनता है और 5-5 फुटबॉल वाले मैच के जितना आपका जो है वो जो अंदर पावर हाउस बनता है या फिर अंदर जो यार्ड बनता है, इतने सारे हमारे को खोखले किए गए, तो हम फ्री की क्यों डिमांड नहीं रखेंगे? ये उनके चमचों का काम है कि तुम्हारे को फ्री लेने की आदत है। हाँ, हम फ्री लेंगे क्योंकि हमारी जमीन को यूज कर रहा है, हमारे पानी को यूज कर रहा है, हमारे जंगल जमीन को यूज कर रहा है, हमारे सड़कों को यूज कर रहा है, तो हमें फ्री चाहिए ना। आप अगर बाजार में एक 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 कोने में एक दुकान खोलता है तो व्यापार वाला आके उससे महीने का पैसे लेता है। वो हमारे पास 40 साल का दुकान चला रहा है, तो हमें तो फ्री चाहिए। तो ये क्या ये मेरा सवाल क्या गलत है? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, मैंने एक सर डॉक्यूमेंट्री पे देखा था कि हमारे किन्नौर के लिए सिर्फ 4 या 5 मेगावाट मतलब बिजली ही सफिशिएंट है, उससे ही हम पूरा किन्नौर सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें सर एक बात ये है कि नदी है तभी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ना कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है तब नदी है सर। ये बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेफर हमें क्या करना है, नदी को प्रेफरेंस ज्यादा देना है, ना कि हाइड्रो प्रोजेक्ट को। जी जी सर ये बिल्कुल सही बात है। बिजली का तो ये इतना बड़ा कंसर्न है ना, ये ऐसा है कि अमीर को तो देखो ना सर, और भी रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने घर चलाने को, अपने घर कोई चकाचौंध के पीछे वो पैसा देता रहेगा। बट व्हाट अबाउट हम जो गरीबों की बात कर रहे हैं ना, वो कहाँ से इतना बिजली बिल देगा? तो कहीं ना कहीं अगर बिजली बिल में कटौती होती है या वो फ्री की ओर चले जाता है तो वो गरीब के ही काम आएगा, क्योंकि वो उसके घर में कम लाइट जलती है, कम चीजें जलती है, तो वो यूनिट्स क्रॉस ही नहीं करेगा, तो उसकी फ्री हो गई बिजली। अगर हम केजरीवाल की भी बात करें तो उसने तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसने एक यूनिट्स कर दिए हैं कि उतना तुम फ्री यूज करो और उसके ऊपर जाने के बाद चार्जेस लगेंगे। तो जो गरीब फैमिली है वो उससे ऊपर यूनिट्स जाएगी नहीं, क्योंकि उसके पास इतना है ही नहीं ना सोर्स, वो क्या यूज करेगा कि उसके यूनिट्स को क्रॉस हो जाए। तो कहीं ना कहीं गरीबों को उठाना है तो ये पॉलिसी लानी ही होगी। पर वो भी अब हम चाहते हैं कि पुरानी कंपनियों से हो, नई कंपनियों से नहीं चाहिए वो चीजें भी हमारे को। जी 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 विशाल जी, आज मैं बिजली ऑफिस किया था अपने बिल के चक्कर में, लेकिन एक महिला आई थी, हम लोग तो भर भी लेंगे, महिला आई थी, बोलती है कि आजकल आपने देखा होगा हम एलईडी यूज करते हैं जो 10 वाट की होती है, 9 वाट की होती है। महिला कहती है मैं 2 बल्ब यूज करती हूँ और 4000 बिल आ रहा है। अब ये देखिए सोचने वाली बात है। अगर बिल फ्री होता है तो एक हिसाब का रोजगार मिला ना, उसको रोजगार ही हुआ ना, 4000 उसके बच गए ना। ये चीज हमारे को सोचना पड़ेगा, हमारे को रोजगार हो गया, इन चीजों में नहीं पढ़कर सबसे पहले बिजली फ्री करानी पड़ेगी। एक आदमी का रोजगार वहीं खत्म हो जाता है। जी जी जी, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिजली, पानी, सड़क, एक बेसिक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये चीजें है तो अमीर से अमीर आदमी भी सर्वाइव कर सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी। उसे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लेवल पे यहाँ एक चीजों को कर सवाल सकते आया हैं। है हमारे पायलपुर नेगी सापनी से, इन्होंने कहा कि पावर हाउस के लिए जो पानी आता है लीटर के हिसाब से बेचा जाना चाहिए, हमारा हक है। सर जब एक बार आपके हाथ से चीजें निकल गई, कंपनी को चली गई, ये लीटर क्या वहां पे आपको मतलब सवाल खड़ा करने नहीं देगी। ये सर चीजें ऐसी है। विशाल जी और रतन जी, हमारे पास 1% रॉयल्टी का भी लड़ाई है, इसमें हम बिजली फ्री की मांग भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास है। चलिए जाते जाते हमारे पास 7 मिनट और है, आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी जनता से और सरकार से? विशाल जी। सर जनता से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जागने का वक्त आ चुका है। हम इस तरीके से मिसलीड नहीं कर रहे कि हाइड्रो गलत तरीके से बनने की वजह से, वायलेशंस होने की वजह से प्रॉब्लम्स है। बाकी हाइड्रो हम मानते हैं और पुरानी हाइड्रोस को रखते हुए उनके वायलेशंस को दूर करके सिस्टम के साथ अगर चलाया जाए, और जो आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है कि बिजली के लिए कुछ सोचा जाए ताकि गरीब तबके को थोड़ा मदद हो, तो इसके लिए हम किन्नौरों को अब जागना ही होगा। और हमारे लोकल नेताओं से भी मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि क्या आप लोग सच में ये मानते हैं कि हाइड्रोस की वजह से किन्नौर चल रहा है? मुझे हैरानी होती है जब कोई नेता ये बोलता है कि हाइड्रोस के दम पे किन्नौर है, जबकि मेरा मानना है कि किन्नौर तो अपने लोकल ट्रेडिशन, अपने लोकल क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, सेब हो गया, हमारा टूरिज्म हो गया, इसके दम पे चलता है। और जॉब्स है हमारे किन्नौर में। हमारे तो किन्नौर के कितने बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स है, आपके हमारे अपर किन्नौर से देख लीजिए, हमारे पीओ रिब्बा साइड से देख लीजिए, सांगला, निचार, बावा, कहां से नहीं ऑफिसर्स, रुप्पी तक हमारे पास ऑफिसर्स है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे राजनेता कैसे कह सकते हैं कि हम कंपनियों के दम पे डिपेंड है, कंपनियां नहीं आएगी तो रोड नहीं बनेगा, कंपनी नहीं आएगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा? ये सब तकियानुसी बातें हैं। इसका काम है सिर्फ लोकल और गरीब आदमी को क्या बोलते हैं, गुमराह करना और उसको बाद में परेशानी देना, इसका और कोई वो नहीं है। नहीं तो हम अपने दम पे ही सशक्त है। किन्नौर आज का नहीं, बहुत पहले राजाओं के टाइम से ही सशक्त है। हम तो तभी तो किन्नौरे हैं ना, तभी तो ट्राइबल्स है।
ऐसे पहाड़ों में रहते थे, सरवाइव करते थे, हम तक कोई नहीं पहुंच पाता था, हम तो विजय रहे हमेशा, हम पे तो किसी ने विजय भी नहीं किया आके। अंग्रेज आए, अंग्रेज भी बेचारे आके इंस्पेक्शन ही करते रह गए, हम तक रोड नहीं ला पाए अंग्रेज। तो सोचने वाली बात है कि एक कंपनी पालेगी हमें, ये इतनी सी कंपनियां पाल सकती है क्या इतने बड़े किन्नौर को? क्या इनमें वो मादा है? तो ये हमारे नेताओं को भी सोचना है और हमारे लोकल लोगों को भी सोचना है। विशाल जी, एक सवाल आया है, विकास की नीतियां जनता बनाए, कहने का मतलब जब इलेक्शन के दौरान ये अपना जो बनाते हैं कि जनताओं को जितने लुभाने वाले पर्चे में जितना लिख के बनाते हैं वो हम बनाए, ना कि ये बनाए, क्या ये सही है? सर वैसे तो देखो ना सर, पंचायत को भी मिनी पार्लियामेंट का ही दर्जा मिला है, तो क्यों ना गांव वाले ग्राम सभा में क्यों ना विकास के मुद्दे खुद बनाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपका चलता है, बस एक छोटे बड़े लेवल पे बना सकते हैं लोग हमारे। चलिए रतन जी आप क्या कहना चाहेंगे? रतन जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो नेताओं के लिए और जनता के लिए प्रोजेक्ट के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, और जो अभी प्रोजेक्ट है उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं हमारे नेताओं से और जनताओं से? नेताओं से तो सर पहली बात मैं यही उम्मीद रखूंगा कि और ज्यादा प्रोजेक्ट बनने ना दें। और जैसे विशाल जी ने एक बात रखी सड़क की बात, मतलब सड़क हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के उससे अगर जनता ये सोचती है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट की मेहरबानी से ये सड़क है तो बहुत गलत चीज है। पहली बात तो हम बॉर्डर एरिया में आते हैं, हमारी सड़क ऐसी नहीं, इससे भी बेटर होनी चाहिए। अब हाल ही में आपको यहाँ बताता हूँ, मैं अकपा पुल में, अकपा ब्रिज है आपको पता ही होगा, वो डैमेज हो गया था। 28 करोड़ का बना है हाँ जी हाँ जी, वो उसके पुराना पुल था वो डैमेज हो गया था, नया पुल बना 28 करोड़, वो एक मॉन्यूमेंट की तरह रखा गया था आज तक। अब उसमें क्या रीजन है कुछ भी बताया नहीं गया था, और अभी कुछ प्रेशर लगने के बाद ये खुला है, ये मतलब लोकार्पण हुआ है इसका, और लोगों को शिलान्यास कराना होगा सर, शिलान्यास की वजह से रखा होगा उसको। नहीं सर, ये चीजें होती तो कम से कम नहीं सर। पहली बात तो वहां पे जो पुराना एग्जिस्टिंग पुल था एक, वो बह गया था, लोगों को इतने मतलब दिक्कतें आ रही है, लोगों को नहीं सर, हमारी सेना को, इवन आर्मी को दिक्कत आ रही है। आर्मी के कॉन्वॉय साइड में खड़े हैं, अभी हमारा बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे तो सड़क इससे बेटर होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इससे बेटर होनी चाहिए, ऐसे नहीं, इससे बेटर होनी चाहिए। चाइना हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है ये सर। अगर देखा जाए तो हाइड्रो भी बहुत सेंसिटिव इशू है सिक्योरिटी के मामले में, इन चीजों को भी समझना होगा। हमारे मतलब सतलुज नदी पे विशाल जी, रतन जी, हमारे किन्नौर में बहुत सारे युवा क्लब खुल चुके हैं, उनको जो है अब आगे आना पड़ेगा। सालाना वो भले ही क्रिकेट जितना मर्जी खुलवाए, लेकिन एक क्रिकेट जो है नेताओं के साथ भी खेलना पड़ेगा और इन परियोजनाओं के साथ भी खेलना पड़ेगा, ताकि ये सबक मिले। तो धन्यवाद, आप लोग जुड़े सर। जाते जाते अंतिम हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों को और एमसीएन पेज के लिए क्या कहना चाहेंगे रतन जी आप? सर आपके व्यूअर्स ने और आपने हमें इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना मौका दिया हमें बोलने का। और जैसे आपने कहा कि यूथ को जागना पड़ेगा, हम कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ पर, सांगला भी आएंगे विशाल भाई से मिलने के लिए, हम आगे सब कुछ जारी रखेंगे हम। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। एमसीएन पेज हमें हमेशा गांव के लिए, किन्नौर के लिए खुला है। विशाल जी, जाते जाते हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे को उस लायक समझ के हमें मौका मिला, हमारे को अपने बातें रखने का मौका मिला और हमारी बातों को सुना आपके दर्शकों ने। हम सबका धन्यवाद देते हैं, और इस मुहिम को हम भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ बातें सुनाने नहीं आए, शायद आप लोगों को जमीनी स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगली बार बीच में बुलाऊं तो मैं आप दोनों से पूछूंगा कि इस मसले में आगे क्या किया, जैसे बिजली बारे में या फिर रोजगार के बारे में, या ये एपिसोड चलता रहेगा, हम आप लोगों को लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े थे रतन जी जो खादुरा से थे, और हमारे विशाल जी सांगला से। दोनों युवा पीढ़ी के हैं, दोनों में जोश है कि किन्नौर के अंदर में जो परियोजनाएं चल रही है उनका विरोध होना चाहिए, और जो परियोजनाएं हैं उनका उनके ऊपर निरीक्षण करके उनसे हमारे को जमीन स्तर पर काम करवाना चाहिए। और इसके लिए हमारे जो पंचायत के जो हमारे कार्यकर्ता है उन सबको एक साथ होना पड़ेगा, और नई पीढ़ियों को भी एक साथ आगे आना पड़ेगा। तो ये बहुत अभी हमें देखना है, बहुत सारी लड़ाई है, लेकिन
जीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी जो लूट जो है किन्नौर में कंपनी ने की है, मचाई है। हमारे यहाँ 1% रॉयल्टी के साथ-साथ काफ़ी पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। चलिए धन्यवाद, आज के इस एपिसोड में आप लोग जुड़े रहे, और ये एपिसोड हमारा वीरवार को है, गाँव, शहर और राजनीति। अगर आप लोग भी कुछ ऐसी बातें, सामाजिक हित की बातें हो, जिसमें पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कृषि, खेती आदि से कोई भी ऐसी बातें हो, तो हमारे एमसीएन पेज से जुड़िए। मिलते हैं शुक्रवार हमारा हमने एक नया एपिसोड रखा है कि शुक्रवार के अंतिम जो एपिसोड है, अंतिम शुक्रवार को हम भारत हमारे देश के जितने भी रचनाकार है, लेखक है, वो आपके सामने लेकर आएंगे, उनको रूबरू करवाएंगे और उनसे परिचर्चा करेंगे, उनके कविताएं सुनेंगे। ये शुक्रवार का अंतिम दिन में होगा, और शनिवार को हमारी किन्नौरी संध्या एपिसोड होगा, और रविवार किन्नौरी संध्या में हम तांत्रा बॉयज लेकर आ रहे। तो लगातार आप जुड़ते रहिए एमसीएन के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और प्रतिक्रिया कीजिए। और इस एमसीएन पेज में अगर आप अपना किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ ऐड देना चाहते हो, तो आप निसंकोच फोन कर सकते हो, क्योंकि कारोबार के बारे में भी अक्सर जो है बगैर ऐड किए जो है कारोबार चलता नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरे मतलब भारत में टीवी में कितने सारे ऐड चलते हैं। हमारे अमिताभ जी तेल लेकर आते हैं, तो तेल का प्रचार होता है तो तेल बिकता है। ऐसे ही हमारे किन्नौर में बहुत सारे व्यवसाय, जैसे टोपी बेचने वाले हो गए, दोड़ू वाले, शॉल वाले, जितने भी है हमारे एमसीएन पेज आज इंडिया के साथ साथ विदेश के 6 देशों में भी देखा जाता है। तो आप अगर इसमें अपना किसी भी व्यवसाय का ऐड देना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर चलते हैं। तो मिलते हैं शुक्रवार को, हमारा एपिसोड है रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। जय हिंद।